नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि भाई अगर आपको एजुकेशन लोन लेना है तो क्या प्रोसेस होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कैसे ये मिलता है, कैसे इसको चुकाना पड़ता है। सारा जो प्रोसेस है वो समझाने वाला हूं। तो अगर आपको या आपके घर में किसी को एजुकेशन लोन लेना है तो ये वीडियो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि पूरी डिटेल आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे अच्छे हेल्पफुल कंटेंट मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये है कि भाई एजुकेशन जो लोन है वो क्यों लिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, जिसका नाम है एजुकेशन लोन, यानी एजुकेशन के लिए लिया जाता है। ज्यादातर मोस्टली जो लोग एजुकेशन लोन लेते हैं वो अपनी हायर एजुकेशन के लेते हैं। जैसे कि मान लो 10th 12th उसने कर लिया, उसके बाद उसे कोई प्रोफेशनल बढ़िया हायर एजुकेशन चाहिए, भले ही इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर अब्रॉड में, तो ही ये एजुकेशन लोन लिया जाता है। पहली बात तो ये है। अब बात करते हैं भाई कौन ले सकता है। तो वो ले सकता है जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे जिसको कोई हायर एजुकेशन करनी है। दूसरी बात है एज लिमिट की। तो यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं होती, क्योंकि भाई साहब कहते हैं ना शिक्षा की कोई उम्र नहीं है। तो आपने इंडिया में सुना होगा, तो सेम वैसा ही है भाई, शिक्षा की कोई उम्र नहीं है। तो किसी भी एज में आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपको ये लोन मिल जाएगा। कितना % लोन मिल जाता है, तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि इस लोन में कौन कौन से जो है हमको स्ट्रक्चर के हिसाब से पैसा कवर होगा। तो कवर का मतलब यह है कि मान लीजिए हम डोमेस्टिक पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज इंडिया के अंदर ही हम जो है पढ़ाई कर रहे हैं, और एक हम इंटरनेशनल पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो हम ले सकते हैं पैसा, उसमें हमारी जो फीस हो गई यूनिवर्सिटी की वो इंक्लूड कर सकते हैं, हॉस्टल की फीस इंक्लूड कर सकते हैं, इसके अलावा बुक्स की फीस इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आप भाई बाहर जा रहे हैं, कोई फॉरेन में जा रहे हैं पढ़ने, तो जो ट्रैवल फीस है वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। जो पूरा स्ट्रक्चर जितना अमाउंट बनेगा उसका कुछ % आपको खुद देना पड़ता है और कुछ % आपको बैंक लोन देगी। वो परसेंटेज क्या है वही बता देता हूँ। इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 95% तक लोन मिल जाएगा, बाकी 5% आपको खुद की जेब से देना पड़ेगा। और अगर आप फॉरेन में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको 85% तक का लोन मिल जाएगा, और 15% का जो लोन है, यानी कि जो अमाउंट है 15% का बाकी बचा हुआ, वो आपको खुद ही पे करना पड़ेगा। यानी थोड़ा बहुत पैसा आपके पास होना ही चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। देखो डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि अगर भाई साहब आप फॉरेन जाके पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको आईडी प्रूफ में अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, पासपोर्ट देना पड़ेगा। अदरवाइज आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ ये तो देने ही पड़ेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन की कोई पढ़ाई है, ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट है, तो आपको 10th 12th की मार्कशीट लगानी पड़ेगी। अगर इससे कोई हाई पढ़ाई है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो फिर आपको 10th 12th या पोस्ट ग्रेजुएशन में से पहले की जितनी पढ़ाई है वो उनका आपको जो है प्रूफ दिखाने पड़ेंगे। जैसे ग्रेजुएशन का आपने प्रूफ दिखा दिया। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप जो कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स को करने के लिए आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तब आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट या उसके भी प्रूफ दिखाने पड़ेंगे। इसके अलावा जिस कॉलेज में या जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है उसका एडमिशन लेटर भी आपको दिखाना पड़ेगा। और एडमिशन लेटर कब मिलेगा, जब आप कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे। जो मैंने आपको बताया इंडिया में 5% तक आप दे दीजिए और उसमें आप 15% तक अपनी जेब से दे देंगे, तो आपको जो है एडमिशन लेटर मिल जाएगा, जिससे बैंक को ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा जो पैसा ले रहा है एजुकेशन के लिए ले रहा है और ये सच में पैसा जो है खर्च करने वाला है। इसके अलावा आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जिस भी कोर्स के लिए आप जो है अप्लाई कर रहे हैं उसका पूरा फीस का स्ट्रक्चर आपको सील लगवा के यूनिवर्सिटी हेड से वो आपको बैंक में दिखाना पड़ेगा कि भाई साहब ये मेरा स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे मुझे फीस जमा करनी है, इस चीज़ की फीस है, ये मेरे हॉस्टल फीस है, ये मेरे ये फीस है, ये मेरे ये फीस है, या मुझे अगर लैपटॉप कंप्यूटर खरीदना है तो मतलब जो भी है वो सारा आपको स्ट्रक्चर आपको बैंक को दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपके पेरेंट्स हैं उनके भी बारे में जानकारी बैंक मांगेगा कि भाई पेरेंट्स क्या करते हैं। अगर वो सैलरी पे तो उनकी सैलरी स्लिप भी मांग सकता है, बैंक स्टेटमेंट लेगा। इसके अलावा अगर कोई बिजनेस में तो ITR वगैरह भी लेगा। तो ये चीजें होंगी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप डाल के तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए आज का टाइम जो है ना ऑनलाइन है, तो भाई साहब एक विद्या लक्ष्मी पोर्टल है, उस पे आप जाइए और अपने हिसाब से भाई साहब बैंक चूज कर लीजिए कि कौन से बैंक से आपको अप्लाई करना है। तो सिंपल सी बात है, जब आप बैंक चूज करेंगे तो दो चीज देख लीजिएगा कि भाई किसमें इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, दूसरा यहाँ पे एक पीरियड मिलता है जिसके बारे में बात करूंगा वो किसमें ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो वो आप देख के अपने हिसाब से बैंक चूज कर लीजिए। और आप ये भी देख लीजिए उस बैंक में आपका भी अकाउंट है कि नहीं, वो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। बात करते हैं कि लोन वापस कैसे देना होता है। तो वापस देने में ही सारा गेम छुपा हुआ है। देखिए आपका जो कोर्स है ना
उसका जो भी ड्यूरेशन है उसमें आपको लोन पर कोई ईएमआई नहीं चुकानी। मान लो आपका 1 साल का कोर्स है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, तो जितने भी साल का कोर्स है उस ड्यूरेशन में तो आपको कोई ईएमआई नहीं देनी। मान लीजिए आपका 2 साल का कोर्स है तो 2 साल तक तो आपको कोई भी जो है ईएमआई नहीं चुकानी। उसके बाद कुछ बैंक ऐसे हैं कि भैया आपके 2 साल का कोर्स हो गया, इसके बाद आपकी ईएमआई चालू हो जाएगी, और जो मैंने पीरियड की बात करी वो वहीं से चालू होता है। कुछ बैंक ऐसे जो भाई कहेंगे कि आपका कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद भी आपको 6 महीने का टाइम और मिलेगा जिसमें आप अपनी नौकरी वगैरह जॉब वगैरह ढूंढ सकते हैं और आपको कोई ईएमआई नहीं चुकानी। कुछ बैंक 1 साल का टाइम भी देंगे, 2 साल तक का भी टाइम देंगे। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपको कोई बैंक कह दे कि आपका मान लो 3 साल का कोर्स है वो कर लीजिए, उसके बाद हम 1 डेढ़ साल या 2 साल का टाइम और दे देते हैं आपको जॉब वगैरह ढूंढने के लिए, उसके बाद आपकी ईएमआई चालू होगी। तो आप जब भी बैंक चूज करें 2 चीज देखें, कौन ज्यादा टाइम दे रहा है आपको और कौन भाई इंटरेस्ट कम दे रहा है। इंटरेस्ट की जहां तक बात है तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास तो भाई इंटरेस्ट रहता है, ये ज्यादा भी रहता है कम भी रहता है थोड़ा, लेकिन ये डिपेंड करता है बैंक पर। इसके अलावा एक चीज और भी है कि अगर मान लीजिए आप इंडिया में ही पढ़ाई कर रहे हैं और कोई बढ़िया वेल रेपुटेड यूनिवर्सिटी में आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हुआ है और वहां पे आपका जो है एडमिशन मिल रहा है आपको, जैसे कोई आईआईएम हो गया, आईआईटी हो गया, जो बड़े मतलब यूनिवर्सिटीज है, तो वहां पे क्या होता है थोड़ा इजी वे में आपको लोन मिल जाता है, बहुत इजी वे में आपको जो है लोन वहां पे मिल जाएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई जो बच्चा है वो बहुत होनहार है, बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के कुछ कमा लेगा और हमारा लोन चुका देगा। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि भाई साहब आपका 3 साल का जो कोर्स था, मान लो 2 साल का था, वो टाइम हो गया, आपने कोई ईएमआई नहीं दिया, उसके बाद सपोज आपको 1 साल और मिलेगा फिर भी कोई ईएमआई नहीं दिया। अब और कितना टाइम है, जब आपकी ईएमआई चालू होगी तो कितने टाइम में आपको जो है ये पूरा का पूरा लोन चुकाना पड़ेगा। तो इसको आप मैक्सिमम 15 साल तक चुका सकते हैं, ये टाइम आप बैंक से ले सकते हैं। और भाई आपके पास अगर पैसे ज्यादा आ जाते तो आप पहले भी चुका सकते हैं, पहले में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम 15 साल तक में ही आपको चुकाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि भाई साहब सिक्योरिटी का क्या पंगा है, कोई सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर आप 4 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो फिर आपको कोई भी सिक्योरिटी वगैरह की दिक्कत नहीं है, 4 लाख तक का लोन आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप 4 लाख से लेकर 7.5 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो फिर हो सकता है कि आपको कोई गारंटर बैंक को देना पड़े, और कुछ कंडीशन में ऐसा भी होगा कि आपको 4 लाख से 10 लाख तक के लोन में भी आपको गारंटर देना पड़ेगा फिर। लेकिन ये जरूर है कि कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है, मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देखेंगे या किस बैंक से लोन लेंगे, वो क्या कंडीशन होगी, आपका कोर्स कौन सा होगा, तो अलग अलग सिचुएशन में ये है कि 7.5 लाख से ऊपर के जो लोन होंगे वहां पे आपको कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, या कई बार 10 लाख से ज्यादा का लोन होगा तो आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अब वो सिक्योरिटी क्या हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है भाई, लेकिन वो इक्विवेलेंट किसके होगी वो समझ लीजिए मेन, कि जो आपके कोर्स की पूरी जो अमाउंट है, जो अमाउंट का आपने लोन लिया है, लोन अमाउंट जो है वो लोन अमाउंट और उस पर जितना इंटरेस्ट लगेगा प्लस वो लगा के उसके इक्विवेलेंट वो कोलेटरल सिक्योरिटी आपकी होनी चाहिए, तब जाके बड़े लोन आपको जो है मिलेंगे। अदरवाइज 4-5 लाख का लोन तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो एजुकेशन लोन लेने के रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी थी मैंने आपके साथ साझा कर दी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपका कोई एजुकेशन लोन चल रहा है या आप कोई एजुकेशन लोन लेने वाले हैं, या आपको और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है और कोई डाउट है आपको एजुकेशन लोन को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।